नमस्कार साथियों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 8। हमारा यूनिट चल रहा है सॉल्यूशन का पार्ट 8, जिसमें हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के 3 पार्ट पढ़ लिए थे, 3 प्रकार पढ़ लिए थे और चौथा और आखिरी है हिमांक में अवनमन। और हिमांक में अवनमन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए हिमांक क्या होता है। जनरली आप 10th और 11th में हिमांक की परिभाषा पढ़ते हैं कि वह ताप जिस पर कोई द्रव किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, ठोस में, यानी वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस ताप को हिमांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु। लेकिन हमें थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल की परिभाषा पढ़नी है, क्योंकि हम 12th क्लास पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में है? 12th क्लास में। तो नॉर्मली पहले मैं 10th की डेफिनेशन बता देता हूं, यानी 11th की डेफिनेशन बता देता हूं। क्या होता है हिमांक बिंदु? यानी जब किसी विलायक को ठंडा किया जाता है तब वह किसी ताप पर जम जाता है, तो जिस ताप पर जमता है उस विलायक का वह क्या कहलाता है? हिमांक बिंदु। यह है जनरल डेफिनेशन जो आप पढ़ते आए। लेकिन हमें स्टैंडर्ड लेवल की डेफिनेशन पढ़नी है, वो यह है कि द्रव का वाष्प दाब। अब मैं बार बार यहां वाष्प दाब नहीं बताऊंगा, फिर भी एक बार थोड़ा बता देता हूं। वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। यानी द्रव का वाष्प दाब इक्वल होगा ठोस का वाष्प दाब। इस कंडीशन को बोलते हैं हिमांक। ये हमारे स्टैंडर्ड लेवल की डेफिनेशन। यानी किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के इक्वल हो जाए तो उस स्थिति को कहते हैं हिमांक। क्या कहते हैं? हिमांक यानी फ्रीजिंग। और ये नॉर्मल है, द्रव और ठोसों के बीच साम्य स्थापित होता है। किसमें? हिमांक में, यानी साम्य स्थापित होता है द्रव तथा ठोस को। अब हमें हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब सीधा आपको याद रखना है कमी। क्या याद रखना? कमी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का चौथा पार्ट चल रहा है, इंपॉर्टेंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। तो उसको समझने के लिए मैंने एक नॉर्मल सा ग्राफ दर्शाया है। ये मैं मान लेता हूं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, यानी यहां पर है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और शुद्ध विलायक हमने क्या लिया? H2। और ये विलयन का वाष्प दाब कम क्यों लिया? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला गुणधर्म, वाष्प दाब में अवनमन। इसके कारण विलयन का वाष्प दाब कम होता है। किससे? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से। क्यों होता है? क्योंकि विलायक में जब आप अवाष्पशील विलय मिलाओगे तो उसके वाष्प दाब में क्या होगी? कमी। ये चीज हमें पता है ऊपर वाली। ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और ये है विलयन का वाष्प दाब। और मैं यहां मान लेता हूं कोई हिमांक बिंदु है, तो यहां से यहां धीरे धीरे, यानी ये गैप, ये हो जाएगा हिमांक बिंदु। यहां पर आपको यहां इतना ताप कम करना, ताप देना पड़ेगा, जिसके कारण ये शुद्ध विलायक कहां चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। कहां चेंज हो जाएगा? ठोस में। लेकिन वही बात हम करें किसके लिए? विलयन के लिए करें। तो हमें पता है विलयन का वाष्प दाब ऑलरेडी क्या है? विलायक के वाष्प दाब से क्या है? कम है। तो यहां हिमांक भी क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? हिमांक बिंदु भी कम होगा। तो हिमांक में अवनमन की डेफिनेशन क्या बन रही है? चीजों को केमिस्ट्री में रटना नहीं है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चीजें आपको समझ में आएगी, इधर ध्यान देना। तो यदि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाए, जिस कारण उसके हिमांक बिंदु में क्या आ जाए? कमी आ जाए, उसे ही क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन। और ध्यान देना इधर एक चीज, यहां और यहां से आपको क्या पता चल रहा है? ये अंतर है डेल, यानी यहां से आपको पता चल रहा है डेल्टा TF नॉट बड़ा है किससे? डेल्टा TF से। और TF नॉट क्या है? हिमांक बिंदु किसका? विलायक का। यानी विलायक का हिमांक बिंदु अधिक होगा किससे? विलयन से। और ये आने वाली कमी क्या कहलाती है? हिमांक में अवनमन या हिमांक में कमी कहलाती है। और इसका अंतर डेल्टा TF निकालना हो आपको, डेल्टा T कैसे निकलेगा? डेल्टा T TF नॉट, सॉरी डेल्टा TF नॉट माइनस TF। ज्यादा कौन है? ये ज्यादा में से क्या निकालना? कम निकालना, डेल्टा TF। और ये डेल्टा TF किन बातों पर निर्भर करता है? ध्यान देना, ये फॉर्मूला याद रखना। डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। क्यों? वाष्प दाब में कमी किस कारण आई? मिलाया गया विलय, और विलय की मात्रा कहां से निकलती है? मोललता से। और इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ा रहा हूं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M।
ये फॉर्मूला आपको याद रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आएगा। और यहाँ KF क्या है, हिमांक स्थिरांक। अवनमन में हिमांक स्थिरांक कह सकते हो। इसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी, अंतर भी दे रखा होगा, m में से किसी एक वैल्यू आपको पूछ ली जाएगी। तो आज हमने हिमांक में अवनमन पढ़ लिया, यानी 4 पार्ट पढ़ लिए किसके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। हिमांक में अवनमन क्या होता है, इधर ध्यान देना। जब किसी शुद्ध विलायक के रूप में हमने लिया जल में अवाष्पशील विलेय, नमक ले लिया हमने, अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाए तो वाष्प दाब में क्या होती है, कमी होती है। इस वाष्प दाब में कमी के कारण हिमांक में क्या हो जाता है, अवनमन। जो अभी हमने ग्राफ के माध्यम से पढ़ा था, इसे क्या कहता है, हिमांक में अवनमन। तो यहाँ T0F अधिक है किससे, TF से। यहाँ TF0 क्या है, ये है विलायक का वाष्प दाब अधिक है किससे, विलयन के वाष्प दाब से। क्यों है वो हम कहानी जानते हैं, किसके अनुसार, वाष्प दाब के अनुसार। तो यहाँ डेल्टा TF होगा जो अधिक में से कम, यानी डेल्टा TF शो कर रहा है अंतर को, ताप के अंतर को, यानी हिमांक बिंदुओं के अंतर को। तो डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, यानी मोलरता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये कब बढ़ेगा, अंतर कब बढ़ेगा, जब उसमें मिलाई गई मात्रा यानी विलेय की मात्रा बढ़ाओगे आप, वो किस पर निर्भर करती है, मोलरता शो करती है। ये हमने पढ़ा था सांद्रता के पद में। तो डेल्टा TF ये कोई भी समानुपाती हटता है तो इस तरह आता है KFM। यहाँ KF क्या है, हिमांक में अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक कांस्टेंट, डिफ्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट। तो अब हम पढ़ते हैं मेन ग्राफ को समझना है, रटना नहीं है। स्टूडेंट को सीधा ग्राफ थोप दिया जाता है, लेकिन हमें समझना है। तो ये चीज मैंने बताई थी, फिर भी एक बार शॉर्टली बता रहा हूं, जिससे ये है मेन ग्राफ और यहाँ है प्रेशर और यहाँ है टेम्परेचर, ताप और दाब के मध्य। तो ये है हमारा विलायक का वाष्प दाब और ये है विलयन का वाष्प दाब और ये है हिमांक बिंदु TF0 और ये है TF, ये अधिक है, इससे अधिक है। तो अब बात इसी को मैं इसमें कन्वर्ट करो, ध्यान देना। ये मैंने ये वाली लाइन, ये ठोस विलायक, ये वाली लाइन ये है, यहां है ठोस विलायक। अब ठोस विलायक से तो ठोस विलयन है, ठोस विलयन से ये विलायक तो अधिक ही है, तो मैंने इसको यहां ले लिया, शुद्ध विलायक को यहां ले लिया। धीरे धीरे हिमांक बिंदु की ओर पहुंचेगा, यहां आते ही वो किस में चेंज हो जाएगा, ठोस में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार विलयन का वाष्प दाब कम है, तो किससे कम है, शुद्ध विलायक से, तो मैंने कहां ले लिया, नीचे ले लिया। फिर ये धीरे धीरे कहां पे, या इस पॉइंट पे किस में चेंज हो जाएंगे, ठोस में चेंज हो जाएंगे। तो यहां धीरे धीरे इधर जाने पर ताप में क्या हुई, कमी, यानी TF कम है किससे, TF0 से, यानी TF छोटा है किससे, TF0 से। यानी हिमांक में क्या हो रही है, धीरे धीरे कमी हो रही है। और इसका फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है, आप बुक में पढ़ोगे तो कंफ्यूजिंग हो जाओगे, WA WB, विलायक को विलेय ले लोगे। इसीलिए आप एक ही तरीका रखे, यही तरीका जो पिछले में पढ़ा था, डेल्टा TF की जगह वहां TB था बॉइलिंग पॉइंट, KF की जगह KB था, बाकी ये सेम टू सेम। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, मैंने M का मान रखा है, विलेय का भार बट्टा विलेय का अणुभार इंटू 1000, विलायक का द्रव्यमान वो भी किसमें होना चाहिए, ग्राम में। तो आप गांठ मान लो, ये फॉर्मूला तो आप याद कर लो, WA WB के चक्कर में मत पढ़ो, ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत ही काम आएगा। तो हमने 4 टर्म पढ़ लिए थे किसके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, और ये लास्ट था हिमांक में अवनमन। तो अब पढ़ने जा रहे हैं वान-हाफ गुणांक। ये वान-हाफ गुणांक क्या होता है, यानी किसी विलायक में आपने विलेय मिलाया, तो उस विलेय के कण या मोल का या तो संगुणन होता है या वियोजन। संगुणन मतलब योग, वियोजन मतलब टूटना। वियोजन और संगुणन होने के कारण उसके अणुसंख्यक गुणधर्म क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, केवल और केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। आपने विलेय मिलाया एक, क्या पता उसके टुकड़े होकर 2 मोल बन के होंगे विलायक में। तो वान-हाफ गुणांक क्या होता है, इधर ध्यान देना। यदि किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं पर उसका आयनन यानी टूटना आयनन में, या संगुणन यानी जोड़ होना योग होना, आयनन या संगुणन होता है, ये तो केमिस्ट्री का रूल ही है।
तो विलयन में कणों की संख्या में या तो वृद्धि होगी, वृद्धि कब होगी, जब आयनन होगा, संगुणन कब होगा, जब कमी होगी। तो वृद्धि या कमी होती है तो अणुसंख्यक गुणधर्म में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अणुसंख्यक गुणधर्म में परिवर्तन क्यों होता है, ये आपने पढ़ा। अणुसंख्यक गुणधर्म पहले तो होता क्या है, आपको पूरा कंसेप्ट बताया गया है। अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। जैसे NaCl के 5 अणु लिए आपने, आप दूसरा कोई LiCl ले लो, उसके भी 5 अणु ले ले, तो इनके अणुसंख्यक गुणधर्म सेम है। अणु की संख्या क्या है, समान, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। वन हाफ ने इसे वन हाफ गुणांक कहा था। ये कहां काम आता है, इससे आयनन या संगुणन की मात्रा निकाल सकते हैं, यानी वो कितना उसका वियोग हुआ या कितना संयोग हुआ वो हम निकाल सकते हैं, यानी कितनी मात्रा में टूटा वो हम निकाल सकते हैं। इसे आई द्वारा व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है, आई द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, आई यानी वन हाफ गुणांक संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या। ये अभी एग्जांपल से समझेंगे, कोई रिएक्शन होती है तो उनके बाद टूटना, बाद वाली अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या बट्टा संगुणन या वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या, ये क्या कहलाता है, वन हाफ गुणांक। और एक फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फिर से काम आएगा, I = सामान्य अणुभार बट्टा असामान्य अणुभार। अब इन चारों को मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए लगा रहा हूं। हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उनमें अणुओं की संख्या समान हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अणुओं की संख्या जब समान हो, अगर उसको वन हाफ गुणांक से गुणा कर दिया जाए तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यानी ये हमने पढ़ा था वाष्पदाब में अपेक्ष उन्नमन, लेकिन उसको किससे गुणा कर दिया, वन हाफ गुणांक से। बॉइलिंग के लिए पढ़ा वन हाफ गुणांक से, फ्रीजिंग के लिए पढ़ा वन हाफ गुणांक के, उन्नयन के लिए पढ़ा वन हाफ गुणांक से। तो इस प्रकार ये 4 वन हाफ गुणांक से गुणा करने पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी वन हाफ गुणांक संयोजन या वियोजन होना वन हाफ गुणांक कहलाता है, और अणुसंख्यक गुणधर्म जो केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अभी ये समझेंगे, ये एग्जाम्पल से अभी समझते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं वन हाफ गुणांक के एग्जाम्पल, यानी वियोजन तथा संगुणन कैसे होता है। तो मैंने NaCl का 1 मोल लिया, यूजस Na++Cl- यानी 2 मोल में टूट गया, एक Na+ और एक Cl-। तो इनका निकालना है संगुणन, इनका निकालना वन हाफ गुणांक क्या होता है, संगुणन या वियोजन के बाद मोलों की संख्या और पहले मोलों की संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है, वन हाफ गुणांक। तो यहाँ NaCl पहले तो कितना 1, लेकिन एक Na में टूट गया और एक इसमें टूट गया, Cl में टूट गया, यानी यहाँ गुणांक 1 है या गुणांक 1 है। एक और एक कितने हो गए, 2। वियोजन के पश्चात, वियोजन यानी टूटना, उसके पश्चात कितने हो गए, 2, और वियोजन से पूर्व कितना था, 1। तो वन हाफ कितना हो जाएगा, इनका गुणांक 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2, यानी पहले की अपेक्षा 2 गुना या 2 गुना की अपेक्षा आधा रह जाता है पहले, यही कहलाता है वन हाफ गुणांक। तो MgCl2 टूटा Mg+2+2Cl माइनस में, तो यहाँ Mg का 1 मोल और यहाँ भी 1 मोल, 2 और 1 3, और वियोजन से पहले कितना था 1, यानी I की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3। और इसमें ध्यान देना CH3COOH के कितने हैं, 2 है, और किस में जुड़ रहे हैं, 1 में जुड़ रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है संगुणन। क्या हो रहा है बच्चों, संगुणन। तो संगुणन के बाद और पहले का अनुपात क्या कहलाता है, I कहलाता है। संगुणन के बाद कितना जुड़ के 1 हो गया, यानी 1, और पहले कितना था बट्टा 2, यानी I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधा। तो इस प्रकार हमने एग्जाम्पल समझ लिए, NaCl का लेकर, MgCl2 का लेकर, CH3COOH का लेकर। लेकिन ये I क्या क्या होता है, किन किन बातों पर, जब I की वैल्यू 1 हो, यानी यहां पर भी मैं यहाँ अगर 2 से यानी I की वैल्यू 1, यानी I का अनुपात 1:1 आए तो ना तो संगुणन होगा ना ही वियोजन होगा। ये याद रखना आपको, I की वैल्यू 1 आए तो ना तो संगुणन हो ना ही वियोजन। जब I की वैल्यू 1 से अधिक, I की वैल्यू किससे अधिक, 1 से अधिक, यानी I की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई, मतलब 1 से अधिक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, वियोजन यानी टूट रहे हैं। NaCl के अणु टूटे Na और Cl में। जब भी I की वैल्यू 1 से अधिक आएगी तो उसमें यौगिक या मोल के अणु टूटेंगे। ध्यान देना, उसमें क्या होगा, वियोजन। क्या होगा, वियोजन। जब I की वैल्यू 1 से कम, तो हमने एक एग्जांपल लिया था, ये रहा, I की वैल्यू आधी यानी 0.5 है, क्या 1 से कम है, 1 से कम है, यानी वहां पर संयोजन यानी संगुणन।
क्या होगा, संगुणन। तो ये 3 वैल्यू याद रखनी, i बराबर 1 हो तो क्या होता है, i बराबर 1 से अधिक हो और 1 से कम हो। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हुआ और एक क्लास बाकी है जिसमें हम इस चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार प्रिय स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सॉल्यूशन, यानी यूनिट सेकंड हमारी कंप्लीट हो गई है, उसी के हम अब कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास नंबर 9 सॉल्यूशन चैप्टर हमारे सेकंड चल रहा था, खत्म हो चुका है और आखिरी क्लास जिसमें हम केवल और केवल क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और आपको बुक में जो भी क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। तो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो, किसी ताप 25 डिग्री पर CCl फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड का वाष्प दाब आपको कितना दे रहा है, 143 बार है। जब 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आना चाहिए पूछ क्या रहे, अवाष्पशील विलेय मिलाया जा रहा है, अनुभार कितना दे रहा है अवाष्पशील विलेय का, 65। विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, पूछ क्या रहा है, विलयन का वाष्प दाब आपको पूछ रहा है यदि CCl फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड का आयतन 100 ml और घनत्व दे रहा है 1.58 ग्राम प्रति सी। ये चीजें आपको दे रहा है और यहां से पता चलना चाहिए पूछ क्या रहा है, विलयन का वाष्प दाब। तो जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला प्रकार बताया था वाष्प दाब में अवनमन, तो वो फॉर्मूला हमें आना चाहिए, विलयन का वाष्प दाब। तो अब क्या क्या राशि दे रखी है, ध्यान देना। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, किसी ताप 25 डिग्री, क्या आपको टेम्परेचर से लेना देना है इस क्वेश्चन में, नहीं है तो पढ़ा रहने दो। CCl4 का वाष्प दाब, यानी किसका वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब P1 नॉट कितना दे रहा है, 143 है। जब इसमें, तो हमें कैसे पता चला ये विलायक है, इसमें कितना डाल रहे हो, कुछ ना कुछ डाला जाता है, विलायक में विलेय डाला जाता है, तो विलायक हो गया हमारे पास 143 बार। और अवाष्पशील विलेय का भार ये कह रहा है 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम। और साथ में अवाष्पशील विलेय का आणविक भार भी आपको दे रहा है 65। कितना दे रहा है, अवाष्पशील विलेय का आणविक भार भी आपको कितना दे रहा है, 65। विलयन का वाष्प दाब हमें पूछ रहा है और एक दो चीजें और दे रहा है, CCl4 का आयतन, CCl4 यानी कार्बन टेट्रा विलायक का आयतन कितना दे रहा है, 100 ml। और विलयन का वाष्प दाब हमें ज्ञात करना है और CCl4 का घनत्व भी हमें दे रहा है। तो यहां से हमें पता चल गया क्या पूछ रहा है, विलयन का वाष्प दाब। तो हमें फॉर्मूला आना चाहिए, क्या होता है, ये रहा फॉर्मूला, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2। आप X2 को बड़ा वाला X2 लिख सकते हो। जब मैंने मोल अंश मोल फ्रैक्शन करवाया तो बताया था कि इसे बड़े X से व्यक्त करते हैं, लेकिन हमने शुरुआत से ही छोटा X लिया है, तो ये ही सही है और ये भी सही है। तो P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट, ये X2 क्या है, ये फॉर्मूला आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का फॉर्मूला क्या होता है, ये विलेय का भार इंटू विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार इंटू विलेय का भार। तो इनमें से कौन कौन सी राशियां दे रखी है और पूछा है विलयन का वाष्प दाब। तो ध्यान देना, P1 नॉट क्या है, विलायक का वाष्प दाब कितना दे रहा है, 143। मैं फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूं। माइनस P1 क्या होता है, जब थ्योरी पढ़ाई तो P1 होता है विलयन का वाष्प दाब, जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। P1 नॉट कितना है, 143 यानी 143। विलेय का भार, यहां विलेय कौन है, अवाष्पशील विलेय का भार कितना दे रहा है, 0.5। विलेय का अनुभार, साथ में विलेय का अनुभार भी दे रहा है कितना, 65 इंटू विलायक का अनुभार, यहां विलायक कौन है, CCl4। तो अनुभार आपने 11th में सीखा होगा कैसे निकालते हैं, CCl4 का निकालना, कार्बन को होता 12 प्लस ये 4 इंटू क्लोरीन का होता है 35.5। तो जब इनको आप सरल करोगे तो 153, ये आपको कैसे निकालते हैं, कार्बन 12
क्लोरीन 4 जुड़े हुए हैं, एक का होता है 33.5, तो टोटल कितने हो जाएंगे 153। अब आगे ध्यान देना, ये किसका निकाल दिया, विलायक का अणुभार 153, ये आ गया। विलय का अणुभार 65 ले लिया, और विलायक का भार, ये चीज थोड़ी देखने लायक है। विलायक का भार कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सोचो। उस विलायक यानी CCl4 का आपको वॉल्यूम दे रहा है और डेंसिटी दे रहा है, तो वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, एंड मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन। घनत्व हमारे पास पड़ा है, आयतन हमारे पास पड़ा है। आयतन हमारे पास है 100, घनत्व आपको दे रहा है 158, ये पॉइंट हटेगा इस 100 से, ये 100 यानी 158, यानी विलायक का भार आ जाएगा 158। अब इसको मैथमेटिकल टर्म से सरल करना है, पक्षांतरण करके 143 माइनस P1, पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 0, 65 0, 153 अपॉन 15, ये ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई में 100। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसको ले आओ, 143 माइनस P1 565 इंटू 153 158, ये आपको कैलकुलेशन आपको करनी है, जो भी वैल्यू आएगी ग्राम में आएगी, विलियन का वाष्प दाब। करना कैसे है ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फॉर्मूला और ये राशि लिख दोगे ना, तो आपका आधा क्वेश्चन आसानी से सरल हो जाएगा। क्या क्या राशि गिवन है, गिवन क्या क्या दे रखी है, वो आप एक बार लिख दो, फिर टोटली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें चीज क्या ज्ञात करनी है, हमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाया, आंसर। तो अब हम करने जा रहे हैं दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्यूशन का। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पार्ट चल रहा है, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले वो पढ़ो। क्वेश्चन दे रखा आपको 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला जाता है, तो विलयन की मोलरिटी ज्ञात कीजिए। क्या क्या राशि दे रखी है, दिया गया 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 15 ग्राम NaCl को, यानी विलय दे रखा आपको, क्या दे रखा है, को घोला गया है, मतलब विलय दे रखा है 1 लीटर जल में, यानी विलयन कितना है, सॉरी विलायक कितना है, सॉरी विलियन, मोलरता ज्ञात करें। विलियन है आपके पास 1 लीटर दे रहा आपको, और पूछ क्या रहा है, मोलरता। तो फॉर्मूला याद है, यानी बड़ा वाला है, तो सब कुछ हो जाएगा। मोलरता ज्ञात करनी है, विलय का भार, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा अपॉन अणुभार, किसका, विलय का अणुभार, और विलियन का आयतन, विलियन का आयतन वो भी किसमें होना चाहिए, लीटर में। m इज इक्वल टू विलय की मात्रा कितना दे रहा है, 15 ग्राम, कितना दे रहा है 15 ग्राम, और विलय का अणुभार, गोल किसको रहे हो, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये तो याद होना ही चाहिए। सोडियम 23 प्लस 35.5, 5 और 3 8, 3 और 2 5, 58.5 इंटू विलियन का आयतन कितना दे रहा है, 1 लीटर, इंटू 100, m इज इक्वल टू 15, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर क्या लगेगा 10, यानी m इज इक्वल टू 150 अपॉन 585। ये इसको आप आगे सरल करोगे तो आपको आएगा 0.256 मोल, और अपॉन में क्या है, मोल प्रति लीटर। तो मोलरता का क्वेश्चन आसान ही है, केवल आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। तो अब हम करने जा रहे हैं दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्यूशन का।
अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पार्ट चल रहा है तो सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है पहले वो पढ़ो। क्वेश्चन दे रखा आपको 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला जाता है तो विलयन की मोलरिटी ज्ञात कीजिए। क्या क्या राशि दे रखी है, दिया गया 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 15 ग्राम NaCl को यानी विलय दे रखा आपको, क्या दे रखा है, को घोला गया है मतलब विलय दे रखा है 1 लीटर जल में, यानी विलियन कितना है, सॉरी विलय कितना है, सॉरी विलियन, मोलरता ज्ञात करें। विलियन है आपके पास 1 लीटर दे रहा आपको, और पूछ क्या रहा है मोलरता, तो फॉर्मूला याद है यानी बड़ा वाला है तो सब कुछ हो जाएगा। मोलरता ज्ञात करनी है, विलय का भार, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा अपॉन अणुभार, किसका, विलय का अणुभार, और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन वो भी किसमें होना चाहिए, लीटर में। m इज इक्वल टू विलय की मात्रा कितना दे रहा है 15 ग्राम, कितना दे रहा है 15 ग्राम, और विलय का अणुभार, घोल किसको रहे हो सोडियम क्लोराइड NaCl, ये तो याद होना ही चाहिए, सोडियम 23 प्लस 35.5, 5 और 3 8, 3 और 2 5, 58.5 इंटू विलियन का आयतन कितना दे रहा है 1 लीटर इंटू 100, m इज इक्वल टू 15, ये पॉइंट हटेगा ऊपर क्या लगेगा 10, यानी m इज इक्वल टू 150 अपॉन 585। ये इसको आप आगे सरल करोगे तो आपको आएगा 0.256 मोल, और अपॉन में क्या है मोल प्रति लीटर। तो मोलरता का क्वेश्चन आसान ही है, केवल आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। तो अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन फॉर 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या क्या राशि दे रखी है आपको, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर में, यानी विलय कितना दे रखा है, विलय की मात्रा यानी विलय का भार, विलय का भार आपको दे रखा है 15 ग्राम को 1 लीटर जल में घोला गया, विलयन कितना है, विलयन का आयतन कितना दे रहा है, विलयन का आयतन 1 लीटर जल में घोला गया है, और हमें पूछ रहा है मोलरता ज्ञात करो, यानी कैपिटल M ज्ञात आपको करना। तो कैपिटल M के लिए क्या क्या राशि चाहिए, विलय का भार, विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार, विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन, विलयन का आयतन वो भी किसमें होना चाहिए, लीटर में। अगर लीटर में नहीं होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी 1000 से ऊपर क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। हमारे पास क्या क्या राशि है, विलय का भार हमारे पास है, विलय का अणुभार, विलय कौन है पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड का मैं अणुभार निकाल रहा हूं यानी KCl, इसका होता है 39.6, और इसका तो आपको पता ही है 35.5, 6 5 11, एक असल 10 5 15, एक यानी 75.5, आप इसको 75 मान सकते हो, कितना मान सकते हो 75 मान सकते हो। तो हमारे पास विलय का अणुभार भी आ गया। अब मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं, विलय का भार कितना दे रखा, ध्यान देना बच्चों, विलय का भार दे रखा है आपको 15 ग्राम, विलय का अणुभार अभी हमने निकाला कितना है 75, और विलयन का आयतन आपको लीटर में दे रखा है 1 लीटर, यानी 15
75 1/3 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। एक विलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला जाता है, तो उसकी क्या ज्ञात करनी है? मोलेरिटी यानी मोलरता। एक विलियन में 40 ग्राम यानी विले क्या हो गया? विले का भार कितना ग्राम है बच्चों? 40 ग्राम। साथ ही साथ में विले का अणुभार भी निकाल लो। विले का अणुभार कितना हो जाएगा NaOH का? ये तो आपको याद ही होना चाहिए, लगभग 40। कितना हो जाएगा? 40। अब हमें ज्ञात करनी है मोलेरिटी यानी इस कैपिटल M। उसका फॉर्मूला होता है विले का भार यानी मात्रा बट्टा विले का अणुभार। क्या होता है? अणुभार इनटू विलियन का आयतन। वो भी किस में होना चाहिए बच्चों? किस में होना चाहिए? लीटर। अगर लीटर में नहीं हो तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1000 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो M इज इक्वल टू विले का भार कितना दे रहा है? 40 अपॉन अणुभार कितना है? 40 इंटू ml में दे रखी है ये राशि, ध्यान देना। तो 1000 का भाग देंगे तो 1000 का चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा 40 से 40, ये 1000 से कितनी बार कट जाएगा बच्चों? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो मोल प्रति लीटर। तो स्टूडेंट हमारी यूनिट समाप्त हो रही है, यानी आज समाप्त हो चुकी है। लगभग हमने 10 क्लास लिए हैं, जिसमें से पूरा A to Z आपको कंसेप्ट समझाया है। आई होप आपको पूरे कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उसका निवारण करेंगे। और आपका साथ यूं ही हमारे साथ बना रहिए। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, सॉलिड स्टेट, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। धन्यवाद।